नमस्कार स्टूडेंट्स। वाटर रिलेशन के अंतर्गत हमने पराफरण विफरण में संबंध, वाटर पोटेंशियल आदि कई चीज़ों का अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अंतःचूषण, या जिसे हम एम्बिबिशन भी कहते हैं। अंतःचूषण एक ऐसी क्रिया है जो सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी ऑब्जर्व की है, और मोस्टली हम जो देखते हैं रेनी सीजन में इस चीज़ से, इस क्रिया को सभी अनुभव कर पाते हैं। तो अंतःचूषण वास्तव में है क्या? मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियरली बताना चाहूँगा। आप अंतःचूषण और अंतःपराफरण में अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा। अंतःचूषण जो है वो शुष्क कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण अंतःचूषण कहलाता है, जबकि अंतःशोषण में वहाँ पर जो जीवित कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा जो जल को पराफरण या विफरण विधि द्वारा अंदर लेने की जो क्रिया है वो अंतःपराफरण कहला रही है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं अंतःचूषण। अंतःचूषण को यदि हम यहाँ पर समझें तो बारिश के दिनों में बेटा आपने सभी ने देखा होगा कि जो लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो थोड़े स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और लगने में भी उनमें प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप कोई नई बोतल लाते हैं या नया कोई भी ऐसा जो पैक चीज़ें लाते हैं या डिब्बे कंटेनर वगैरह कुछ भी आप परचेज करते हैं, तो उसमें एक अंदर जो है एक छोटी सी पुड़िया निकलती है जिसमें कुछ बॉल्स होती हैं, राउंडेड बॉल्स होती हैं। वो गुड इम्बिबेटर्स होते हैं, यानी बहुत ही अच्छे अंतःशोषक होते हैं। यदि कहीं भी कोई मॉइस्चर वाली कंडीशन होती है तो उस मॉइस्चर में उपस्थित जल वाष्प को वो अवशोषित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन कंटेनर में, बोतल में या कोई भी ऐसा जो आर्टिकल है उसमें फंगस ग्रो नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों से आप सब गुजरे हैं। आज हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं अंतःचूषक। तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट। अगर हम यहाँ पर देखें किसी ठोस पदार्थ द्वारा बिना घुले तरल का अवशोषण अंतःचूषण कहलाता है। बिना घुले तरल, समझिएगा, घुले हुए तरल का अगर शोषण हो रहा है तो वो तो अंतःपराफरण कहलाएगा। परंतु मैंने आपसे कहा कि वर्षा ऋतु के दिनों में जो नम मौसम रहता है तो उस नमी को लकड़ी के सेल्यूलोज के कोलाइडी कण अवशोषित कर स्वेलअप हो जाते हैं। यह क्रिया जो है अंतःचूषण कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखिए, एक वो पदार्थ जो अंतःचूषण और दूसरा वे पदार्थ जो अंतःचूषित हो रहा है। तो जल जो है यहाँ पर अंतःशोषित हो रहा है, और अंतःशोषक पदार्थ एम्बिबेंट्स जो हैं वो क्या है? सेल्यूलोज और विभिन्न कोलाइडी पदार्थ। तो यहाँ पर हम डेफिनाइज करते हैं, वे पदार्थ जो अंतःचूषण की क्रिया दर्शाते हैं अंतःचूषक कहलाते हैं। जल प्रिय कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया अंतःचूषण कहलाती है। इट इज़ ए फिजिकल मैकेनिज्म जो कि एक विफरण का ही एक प्रकार है। मैंने आपसे जब वाटर रिलेशन पढ़ने लगे थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि चाहे वो कोई सी भी मैकेनिज्म हो जो प्लांट्स में हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, विफरण है। तो शुष्क कोलाइडी पदार्थ जल का अवशोषण कर फूल जाते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति विशेष कोलाइडी पदार्थों द्वारा निर्मित होती है। अतः ये जल का अवशोषण कर पाते हैं। अगार अगार आपने सुना है, अगार अगार जो है उसमें आपको जैसे जल डालते हो तो वो बिल्कुल कोलाइडी नेचर का बन जाता है, यानी कि वो जो है कोलाइडी नेचर के कारण बिल्कुल जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पदार्थ, इसके अलावा आप सेल्यूलोज जो मैं बोल रहा हूँ, स्टार्च, प्रोटीन, पैक्टिन आदि जो हैं ये सभी के सभी अंतःशोषक पदार्थ हैं। वर्षा के दिनों में जो दरवाजे स्वेलअप हो रहे हैं तो वो सेल्यूलोज से बने हुए दरवाजे हैं, हम जानते हैं भाई। स्टार्च है, सेल्यूलोज हैं, तो ये इनसे बने हुए दरवाजे हैं
पादप कोशिकाएं स्टार्च और सेल्यूलोज की बनी होती हैं, तो वो उनका अवशोषण कर स्वेलअप हो जाते हैं। तो ये अंतःचूषण है। अंतःशोषक पदार्थ जल या अन्य द्रव के संपर्क में आते हैं, तब इन दोनों के मध्य विसरण दाब में काफ़ी अंतर होता है। जो अंतःशोषक पदार्थ हैं, जो एम्बीबेंट्स हैं, उनके विसरण में एवं जो अंतःचोषित पदार्थ यानी जलवाष्प जो हैं, उनके विसरण दाब में एक ह्यूज डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस के कारण भी वो आसानी से अंतःचोषित हो जाते हैं, और ये कंडीशन अंतःचोषण के लिए आवश्यक भी होती है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर जो बताया गया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, दरवाजे खिड़कियाँ जो लकड़ी की होती हैं वो आर्द्रता व जल को ग्रहण कर स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं। इसी प्रकार से बीज जो अंकुरित होता है, तो अंकुरण के समय जब बीज मृदा से बाहर निकल के आता है, तो उस समय भी इम्बिबेंट्स अंतःचूषक क्रिया ही रेस्पॉन्सिबल होती है। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जर्मिनेशन के समय बीज का कवच तोड़ करके बाहर आना कौन सी क्रिया है? अंतःचूषण। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर अंतःचूषण द्वारा बीज बीजावरण, जो कि उसका जो बीजावरण होता है कई कोलाइडी पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन वगैरह से। तो जब वो वाटर इरिगेट करते हैं मृदा में और उसमें बीज होता है, तो वो बीज उस वाटर को अंतःचूषित करके स्वेलअप होता है और वो उसे बाहर मृदा से बाहर निकल आता है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, चने जो हम पानी में भिगोते हैं, तो भीगने के बाद वो स्वेलअप हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो बीजावरण है वो भी कैसे बना हुआ है? कोलाइडी पदार्थों से। तो ये भी एक अंतःचूषण की क्रिया ही होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, अंतःचूषण हेतु जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ कुछ बहुत ही सिंपलेस्ट परिस्थितियाँ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अंतःचूषक और अंतःशोषित होने वाले पदार्थ के मध्य विसरण दाब में होना चाहिए। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतःचूषक व अंतःशोषित पदार्थ दोनों के मध्य एफिनिटी होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। जैसे यदि मैं बात करूं लकड़ी के दरवाजे की और जलवाष्प की, तो इनके मध्य एक एफिनिटी है, ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। परंतु वहीं पर ही मैं अगर बात कर दूं, एल्यूमिनियम का दरवाज़ा है, कांच का दरवाज़ा है, तो क्या वो उस जलवाष्प को अवशोषित कर पाएगा? आंसर नहीं होगा। तो अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके मध्य एक एफिनिटी होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर अंतःशोषक पदार्थ जो है मिरर और रबर है, अगर और अंतःशोषित पदार्थ यहाँ पर वाटर है, तो इनके मध्य जो है इस प्रकार की कोई एफिनिटी नहीं पाई जाती। अगर हम कांच पर पानी रखेंगे तो वो अवशोषित नहीं कर पाता, रबर के ऊपर पानी रखोगे तो अवशोषित नहीं कर पाता। अर्थात इन अंतःशोषक और अंतःशोषित दोनों पदार्थों के मध्य यहाँ पर कोई बंधुता नहीं है। उस बंधुता के परिणाम स्वरूप इनमें अंतःचूषण की क्रिया नहीं होगी। तो अर्थात कहने का सीधा अर्थ है कि जो दोनों पदार्थ हैं, अंतःशोषित होने वाला और अंतःशोषक, दोनों पदार्थों के मध्य जो है एक एफिनिटी होनी चाहिए, तब जाकर के अंतःचूषण की क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अंतःशोषण दाब पर आ जाते हैं। अंतःचूषण दाब या अंतःशोषण दाब, कुछ भी नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं, दोनों नाम हैं, अंतःचूषण और अंतःशोषण। तो इम्बिबेंट प्रेशर, कोलाइडी पदार्थों के अंतःचूषण की क्रिया होने पर विशाल दाब उत्पन्न होता है, जिसे अंतःचूषण दाब कहते हैं। कोलाइडी पदार्थों में अंतःचूषण की क्रिया होने पर एक विशाल दाब उत्पन्न होता है, जिसे चूषण दाब कहता है। याद रखिएगा, इसी दाब से, इसी अंतःचूषण दाब से उस जमाने में, पुराने ज़माने में, जब ये इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जाता था। चट्टानों के बीच में एक छोटा छेद कर दिया जाता था। छेद करने के बाद उसमें लकड़ी के गुट्टे जो होते थे, ये मान लीजिए चट्टान है, यहाँ पर ये होल करके यहाँ एक लकड़ी का गुट्टा डाल दिया जाता था और इस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाला जाता था। तो ये लकड़ी का गुट्टा जब पानी सोख कर फूलता था, शोषित करके फूलता था अंतःचूषण के फलस्वरूप, तो चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाया करती थी और बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूट जाया करती थी।
तो ये अंतर चूषण का सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल है। तो जब इसके मध्य विशाल दाब उत्पन्न होता है तो अंतर्चूषण दाब इसे कहते हैं। यह दाब कई हजार वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये देखिएगा, जो मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, प्राचीन समय में चट्टानों को तोड़ने हेतु अंतर्चूषण दाब का ही उपयोग होता था। अब हम इसके कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला है, बीजों में अंकुरण के समय किया गया अवशोषण अंतर्चूषण द्वारा ही संपन्न होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, अंकुरण के समय बीजावरण का फटना अंतर्चूषण दाब के फलस्वरूप ही होता है। मैंने कई बार बोल दिया ये लाइन। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम फिलेजिनेला या संजीवनी बूटी कहते हैं। तो उसमें जो है एक वाटर रिकरेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी वो सूखी हुई फिलेजिनेला को जब जल में डिप किया जाता है तो वो पूरी हरी भरी हो जाती है। ये क्रिया भी क्या है, एक अंतः चूषण की क्रिया है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर। कोशिका में उपस्थित कोलाइडी पदार्थ स्वतंत्र जल की मात्रा को कम कर कोशिश को सूखने से बचाते हैं एवं सर्दी के समय न्यून ताप से बचाते हैं। जो उसके कोलाइडी पदार्थ हैं वो जल की मात्राओं को कम कर देते हैं और कोशिकाओं को सूखने से बचाते हैं, यानी कि वो अवशोषित कर लेते हैं और सर्दी के समय न्यून ताप से इसे बचाया जाता है। अनेक पादप के बीज कपास, मूंग, मोट आदि अंतर्चूषण के फलस्वरूप चटक जाते हैं। वर्षा ऋतु के समय अंतर्चूषण द्वारा लकड़ी का फूलना, अंतर्चूषण के द्वारा लकड़ी का फूलना, ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है। तो इसे प्रभावित करने वाले कारकों को यदि हम देखें तो तापमान बढ़ने पर इम्बिबिशन की क्रिया बढ़ जाती है। भाई गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कोई भी मैकेनिज्म बढ़ जाती है। एक इम्पोर्टेंट है, इसके गुण की बात करें अंतर्शोषक पदार्थों की, तो जितना लूज टेक्सचर होगा उतनी ही इम्बिबिशन की क्रिया बढ़ेगी और जितना सघन होगा टेक्सचर उतनी ही इम्बिबिशन की क्रिया कम होगी। याद रखिएगा कि अंतर्शोषक पदार्थ यानी जो भी कोलाइडी पदार्थ हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, सेल्यूलोज हो, पैक्टिन हो आदि, इन पदार्थों का यदि टेक्सचर, जो इनका सघनता है, वो यदि अधिक होगी तो अंतर्चूषण की क्रिया बढ़ेगी और यदि इनमें दूरी होगी तो अंतर्चूषण की क्रिया बढ़ेगी। और यदि ये बहुत निकटतम हैं, बहुत पास पास इनके मॉलिक्यूल्स हैं, तो अंतर्चूषण की क्रिया कम होगी। यानी मॉलिक्यूल सघन अवस्था में उपस्थित हैं तो अंतर्चूषण की क्रिया कम, और अगर सघन अवस्था में उपस्थित नहीं है तो अंतर्चूषण की क्रिया ज़्यादा होगी। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगले टॉपिक्स को। धन्यवाद।